नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हम अपनी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज अपनी कहानी में आगे बढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक होगा दहलीज। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोनों में पत्तों से घिरा हुआ। वह धीरे धीरे फाटक के भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लॉन डूबा है। शुरू मार्च की बसंती हवा घास को सिहरा सहला जाती है। बहुत वर्षों पहले के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हैं। लगता है जैसे सम्मी भाई अभी खिलखिला कर हंस देंगे और आपा बरसों पहले, जिनका नाम जली था, बंगले के पिछवाड़े क्यारियों को खोदती हुए पूछेगी, रूनी जरा मेरे हाथ को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने बरस बाद रूनी को लगा कि वह बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले मार्च के एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला, वही बंगला है। मार्च की खुशक गर्म हवा साए साए करती चली आ रही है। सूनी सी दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वह घास पर लेटी है। बस अगर मैं मर जाऊं, उसने उस घड़ी सोचा था। लेकिन वह दोपहर ऐसी ना थी कि केवल चाहने भर से कोई मर जाता। लॉन के कोने में 3 पेड़ों का झुरमुट था। ऊपर की फुनगियां एक दूसरे से बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच आकाश की नीली फाक कभी मूंद जाती थी, कभी खुल जाती थी। बंगले की छत पर लगे एरियल पोर की तार को देखो देखो तो घास पर लेटकर अंधमुंदी आंखों से रूनी ऐसे ही देखती है। तो लगता है कैसे वे हिल रहे हैं, हौले हौले। अनझिप आंखों से देखो, पलक बिल्कुल ना मूंदो, चाहे आंखों में आंसू भर जाएं तो भी। रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फाक आंसू की तरह सतह पर हल्के हल्के तैरने लगती हैं। हर शनिवार की प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वह जेली को अपने स्टाम्प एल्बम के पन्ने खोल कर दिखलाती है और जेली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है? सुमात्रा कहाँ है? वह जेली के प्रश्नों के पीछे फैली हुई असीम दूरियों के धूमिल छोर पर आ खड़ी होती है। हर रोज नए नए देशों के टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते हैं और जब शनिवार की दोपहर को सम्मी भाई हॉस्टल से आते हैं तो जेल कुर्सी से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक घुली घुली सी ज्योति निखर आती है और वह रूनी के कंधे झिझोड़ कर कहती है, जा जरा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर रुकती है। वह जाए या वहीं खड़ी रहे, जेली उसकी बड़ी बहन है और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सूना लंबा फासला है। उस फासले को दूसरे छोर पर जेली है, समी भाई हैं। वह उन दोनों में से किसी को नहीं छू सकती। वे दोनों उससे अलग जीते हैं। ग्रामोफोन महज एक बहाना है। उसे भेजकर जेली समी भाई के संग अकेली रह जाएगी और तब रूनी घास पर भाग रही है। बंगले की तरफ पीली रोशनी में भीगी घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप और दिल की धड़कन। हवा, दूर की हवा के मटियाले पंख एरियल पोल को सहला जाते हैं और सर सर और गिरती हुई लहरों की तरह झाड़ियां झुक जाती हैं। आंखों से फिसलकर वह बूंद पलकों की छां से कांपती है, जैसे वह दिल की धड़कन है जो पानी में उतर आई है। समी भाई जब हॉस्टल से आते हैं तो वे सब उस शाम लॉन में बीचों बीच कैनवस के पैरासूट नामक छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामोफोन पुराने जमाने का है। समी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते हैं। जेली सुई बदलती है और वह रूनी चुपचाप चाय पीती रहती है।
जब कभी हवा का कोई तेज झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे डोलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों, टिकोजी और जेली के सुनहरी बालों को हल्के हल्के से बुहार जाती है और रूनी को लगता है कि किसी दिन हवा का इतना जबरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी और वे तीनों उसके नीचे दब मरेंगे। समी भाई जब अपने हॉस्टल की बातें बताते हैं तो वह और जेली विस्मय और कौतूहल से टुकुर टुकुर इनके चेहरे, उनके हिलते हुए होठों को निहारती है। रिश्ते में समी भाई चाहे उनके कोई न लगते हों, किंतु उनसे जान पहचान इतनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच आया हो याद ही नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब वह इस शहर में आए थे तो अब्बा के कहने पर कुछ दिन उन्हीं के घर रहे थे। अब कभी वो शनिवार को उनके घर आते हैं तो उन्हें सत्संग जेली के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से अंग्रेजी के उपन्यास और अपने मित्रों से मांग कर कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने वर्षों बाद भी जब उसे समी भाई के दिए हुए अजीब गरीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रहती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को 4 चांद लगाकर समी भाई ने उसे कब सदियों पहले सुकुमार शहजादी मेहरुनिशा बना दिया कोई नहीं जानता। वह रेहाना से रूनी हो गई और आपा पहले बेबी बनी, उसके बाद जली आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जली बनकर रह गई। समी भाई के नाम इतने बरसों बाद भी लॉन की घास और बंगलों की दीवारों से लिपटी बेल लताओं की तरह चिरंतन और अमर है। ग्रामोफोन के घूमते हुए तवे और फूल पत्तियां उग जाती हैं। एक आवाज अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखेर देती हैं। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई हुई भूरी मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जेली और समी भाई के सिर उठते हैं, मानो वे दोनों 4 आंखों से घिरी हुई सावली झील में एक दूसरे की छायाएं देख रहे हों। और समी भाई जो बात कहते हैं उस पर विश्वास करना ना करना कोई माने नहीं रखता। उनके सामने जैसे सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती है तो लगता है कि कहीं एक गहरा धुंधला सा गड्ढा है जिसके भीतर वो फिसलते फिसलते बच जाती है और नहीं गिरती तो मुंह रह जाता न गिरने का। और जेली पर रोना आता है, गुस्सा आता है। जेली में क्या कुछ है कि समी भाई जो उसमें देखते हैं वह रूनी में नहीं देखते। और तभी समी भाई जेली के संग रिकॉर्ड बजाते हैं, ताश खेलते हैं, मेज के नीचे अपना पाँव उसके पाँव पर रख देते हैं तो वह अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के परे चुपचाप उन्हें देखती रहती है, जहाँ एक अजीब सी मायावी रहस्यमयता में डूबा हुआ झिलमिल सा सपना है। और पर्दे को खोलकर पीछे देखना, यह क्या कभी नहीं हो पाएगा? मेरा भी एक रहस्य है जो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। रूनी ने आंखें मूंद कर सोचा, मैं चाहूँ तो भी मर सकती हूँ। उन दिनों पेड़ों के झुरमुट के पीछे डंडी गीली घास पर जहाँ से हवा में डोलता हुआ एरियल पोल दिखाई देता है, हवा में उड़ती हुई समी भाई की टाई, उनका हाथ जिसकी उस उंगली के नीचे कोमल सफेद खाल पर लाल लाल से गड्ढे उभर आए थे, छोटे छोटे चांद से गड्ढे जिन्हें अगर छुओ, मुट्ठी में भींचो, हल्के हल्के से सहलाओ तो कैसा लगेगा? सच कैसा लगेगा? किंतु समी भाई को नहीं मालूम कि वह उनके हाथ को देख रही है। हवा में उड़ती हुई उनकी टाई उनकी झिपझिपाती आंखों को दिख रही है। ऐसा क्यों लगता है कि एक अपरिचित डर की खट्टी खट्टी सी खुशबू उसके अपने में धीरे धीरे घेर रही है। उसके शरीर को एक अंग की गांठ खुलती जा रही है। मन रुक जाता है और लगता है कि लॉन से बाहर निकलकर वह धरती के अंतिम छोर तक आ गई है और उसके परे केवल दिल की धड़कन है,
जिससे उसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। क्या उसके संग ही यह होता है या जेली के संग भी? तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ है? समी भाई धीरे से उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसने घबराकर समी भाई की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। जानती हो इसमें क्या है? समी भाई ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रूनी का दिल धौकनी की तरह धड़कने लगा। शायद समी भाई की वही बात कहने वाले हैं जिससे वह अकेले में रात को सोने से पहले कई बार मन ही मन सोच चुकी है। शायद इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है जो समी भाई ने चुपके से उसके लिए, केवल उसके लिए लिखा है। उसकी गर्दन के नीचे फ्रॉक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी गोलाइयों में मीठी मीठी सी सुइयां चुभ रही हैं, मानो समी भाई की आवाज ने उसकी नंगी पसलियों को हौले से उमेट दिया हो। उसे लगा चाय की केतली की टिकोजी पर जो लाल नीली मछलियां काढ़ी गई हैं वे अभी उछलकर हवा में तैरने लगेगी और समी भाई सब कुछ समझ जाएंगे और उनसे कुछ भी ना छिपा रहेगा। समी भाई ने वह नीला लिफाफा मेज पर रख दिया और उसमें जो टिकट निकालकर मेज पर बिखेर दिए। ये तुम्हारी एल्बम के लिए। वह एकाएक कुछ समझ नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसकी पहली और दूसरी सांस के बीच एक खाली अंधेरी खाई खुलती जा रही है। जेली, जो माली के फावड़े से क्यारी खरीदने खोदने में जुटी थी, उनके पास आकर खड़ी हो गई और अपनी हथेली हवा में फैलाकर बोली, देख रूनी, मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। रूनी ने अपना मुंह फेर लिया। वह रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे जो कुछ हो जाए। चाय खत्म हो गई थी। मेहरुनिसा ताश और ग्रामोफोन भीतर ले गई और जाते जाते कह गई कि अब्बा उन सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं, किंतु रात होने में अभी भी देर थी और शनिवार को इतनी जल्दी भीतर जाने के लिए किसी के मन में कोई उत्साह नहीं था। समी भाई ने सुझाव दिया कि वह कुछ देर के लिए वाटर रिजर्वायर तक घूमने चले। उस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और वे कुछ ही मिनटों में बंगले की सीमा पार करके मैदान की ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलने लगे। चारों ओर दूर दूर तक भूरी सूखी मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों पर ढूहों के बीच बैरों की झाड़ियां थीं। छोटी छोटी चट्टानों के बीच सूखी घास उगाई थी। सड़ते हुए पीलों पत्तों में एक अजीब सी नशीली सी बोझिल कसैली गंध आ रही थी। धूप की मैली तहों पर बिखरी बिखरी सी हवा थी। समी भाई सहसा चलते चलते ठिठक गए। रूनी कहाँ है? अभी तो हमारे आगे आगे चल रही थी, जली ने कहा। उसकी सांस ऊपर चढ़ती है और बीच में ही टूट जाती है। दोनों की आंखें मैदान में चारों ओर घूमती हैं। मिट्टी के ढूंहों पर पीली धूल उड़ती है, लेकिन रूनी वहां नहीं है। बेर की सूखी मटियाली झाड़ियां हवा में सरसराती हैं, लेकिन रूनी वहां नहीं है। पीछे मुड़कर देखो तो पगडंडियों के पीछे पेड़ों के झुरमुट में बंगला छिप गया है। लॉन में छतरी छिप गई है। केवल उनके शिखरों के पत्ते दिखाई देते हैं और दूर उफन फुनगियों का हरपन सफेद चांदी में पिघलने लगा है। धूप की सफेदी पत्तों से चांदी की बूंदों सी टपक रही है। वे दोनों चुप हैं। समी भाई पेड़ की टहनी से पत्थरों के इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींच रहे हैं। जली एक बड़े से चौकोर पत्थर पर रुमाल बिछाकर बैठ गई है। दूर मैदान के किसी छोर को स्टोन कटर मशीन का गरगराता स्वर सफेद हवा में तिरता आता है, मुलायम रुई के ढकी हुई आवाज की तरह, जिसके नुकीले कोन झर गए हैं। तुम्हें यहाँ आना बुरा तो नहीं लगता? समी भाई ने धरती पर सिर झुकाए धीमे स्वर से पूछा। तुम झूठ बोले थे, जली ने कहा। कैसा झूठ जली? तुमने बेचारी रूनी को बहकाया था। अब वह ना जाने कहाँ हमें ढूंढ रही होगी। वह वाटर रिजर्वायर की ओर रह गई होगी। कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। समी भाई उसकी ओर पीठ मोड़े टहनी से धरती पर कुछ लिख रहे थे। जली की आंखों पर एक छोटा सा बादल उमड़ आया है। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? उसका दिल रबर के छल्ले की मानिंद खींचता जा रहा था।
खींचता ही जा रहा था। समी, तुम यहाँ मेरे संग क्यों आए? और वह बीच में ही रुक गई। उसकी पलकें पर रह रहकर एक नरम सी आहट होती है और वो मूंद जाती है। उंगलियां स्वयं चालित सी मुट्ठी में भींच जाती हैं, फिर अवश्य आप ही आप खुल जाती हैं। जली, सुनो। समी भाई जिस टहनी से जमीन को कुरेद रहे थे, वह टहनी कांप रही है। समी भाई के इन दो शब्दों के बीच कितने पत्थर हैं, बरसों सदियों के पुराने खामोश पत्थर। कितनी उदास हवा है और मार्च की धूप है जो इतने बरसों बाद इस शाम को उनके पास आई है और फिर कभी नहीं लौटेगी। समी भाई, प्लीज प्लीज, जो कुछ कहना है अभी कह डालो, इसी क्षण कह डालो। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? ये बंगले की तरफ चलने लगे। ऊबड़ खाबड़ धरती पर उनकी खामोश छायाएं ढलती हुई धूप में सिमटने लगी। ठहरो। पेड़ की झाड़ियों में छिपी हुई रूनी के होठ फड़क उठे। ठहरो एक क्षण। लाल भुरभुरे पत्तों की ओट में भूला हुआ सपना झांकता है। गुनगुनी सी सफेद हवा, मार्च की पीली धूप, बहुत दिन पहले सुने हुए रिकॉर्ड की जानी पहचानी ट्यून जो चारों ओर फैली घास के तिनकों पर बिछल गई है। सब कुछ इन दो शब्दों पर थिर हो गया है जिन्हें समी भाई ने टहली के धूल कुरेदते हुए धरती पर लिख दिया था, जेली लव। जेली ने उन शब्दों को नहीं देखा। इतने वर्षों बाद आज भी जेली को नहीं मालूम कि उस शाम समी भाई ने कांपती टहनी से जेली के पैरों के पास क्या लिख दिया था। आज इतने लंबे अरसे बाद समय की धूल इन शब्दों पर जम गई है। समी भाई, वह और जेली तीनों एक दूसरे से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए हैं, किंतु आज भी रूनी को लगता है कि मार्च की उस शाम की तरह वह पेड़ की झाड़ियों के पीछे छिपी खड़ी है। समी भाई समझे थे कि वह वाटर रिजर्वायर की ओर चली गई थी, किंतु वह सारे समय झाड़ियों के पीछे सांस रोके निस्पंद आंखों से उन्हें देखती रही थी। उस पत्थर को देखती रही थी जिस पर कुछ देर पहले तक समी भाई ने जेली और बैठे थे। आंसुओं के पीछे से सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। समी भाई का कांपता हाथ, जेली की अंधमुंधी सी आंखें, क्या वह उन दिनों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी? कहीं सहमा सा जल है और उसकी छाया है। उसने अपने को देखा है और आंखें मूंद ली हैं। उस शाम की धूप के परे एक हल्का सा दर्द है, आकाश के उस नीले टुकड़े की तरह जो आंसू के कतरे में ढरक आया था। इस शाम से परे बरसों तक स्मृति का एक उद्भ्रांत पाखी किसी सूनी घड़ी में ढकी हुई उस धूल पर मंडराता रहेगा जहाँ केवल इतना भर लिखा है, जेली लव। उस रात जब उनकी नौकरानी मेहरुनिसा छोटी बीवी के कमरे में गई तो स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसने रूनी को पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। छोटी बीवी, आजा, अभी से सो गई? मेहरू ने बिस्तर के पास आकर कहा। रूनी चुपचाप आंखें मूंदे लेटी रही। मेहरू और पास खिसक आई, धीरे से उसके माथे को सहलाया। छोटी बीबी, क्या बात है? और तब रूनी ने अपने पलके उठा ली, छत की और एक लंबे क्षण तक देखती रही। उसके पीले चेहरे पर एक रेखा खिंच आई, मानो वो एक दहलीज हो जिसके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। मेहरू, बत्ती बुझा दो, उसने संयत निर्विकार स्वर में कहा। देखती नहीं, मैं मर गई हूँ। तो ये थी कहानी निर्मल वर्मा की लिखी हुई दहलीज। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।